हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कैसे अलग हुआ, उसकी प्रोसीजर क्या है। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर हम इन चारों आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया या फिर भारत दोनों ही नाम दिए गए हैं आर्टिकल 1 में। इंडिया को इंडिया या फिर भारत हम दोनों ही नाम ले सकते हैं। उसे कहा गया है कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जो स्टेट्स हैं, अपने जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसका एक यूनियन है इंडिया या फिर भारत। ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया एंड भारत दोनों ही नाम दिए गए हैं आर्टिकल 1 में। इसी आर्टिकल में इंडिया की जो टेरिटरीज है उसको 3 भाग में क्लासीफाई किया गया है। पहली टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब जो अपने स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एट्सेट्रा। देन यूनियन टेरिटरीज, सेकेंड यूनियन टेरिटरीज जो अपनी यूनियन टेरिटरीज जो सेंटर उसको कंट्रोल करता है। देन थर्ड हो गया अपना एक्वायर्ड बाय, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया 1947 के पहले एक कॉलोनियल कंट्री थी, लेकिन 47 के बाद वो एक सोवरेन कंट्री हो गई, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई। इसलिए वो जो इंटरनेशनल लॉज है उसके अंदर जो जो रूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से किसी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने इंडिया ने एक्वायर किया था दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एट्सेट्रा। ये सब क्या है, एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं इंडिया की। चूँकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री हो चुकी है इसलिए वो एक्वायर कर सकती है थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटी, परचेज, लीज, गिफ्ट एट्सेट्रा, या फिर कॉन्क्वेस्ट, ऑक्यूपायर एट्सेट्रा, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। अब आर्टिकल 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हैं। कैसी पावर्स दी गई हैं? टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, एंड सेकेंड पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन स्टेट्स की इस्टेब्लिश या फिर नया स्टेट बनाने की बात की जा रही है, वो जो स्टेट्स हैं वो इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिया का जो पार्ट नहीं है उसकी बात की जा रही है। इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है वो इंडिया के पार्ट नहीं है, किसी और टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स जो इंडिया का पार्ट नहीं है, या फिर पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स जो इंडिया का पार्ट नहीं है। दोनों ही केसेस में वही टेरिटरीज जो इंडिया के पार्ट नहीं है उन्हीं को स्टेट बनाने की बात की जा रही है, जो कि पावर है पार्लियामेंट के पास। अपनी जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है। अब देखते हैं आर्टिकल 3। इसमें भी पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पहली पावर तो ये है कि किसी स्टेट में से उसका कुछ भाग अलग करके, कुछ टेरिटरी अलग करके एक नया स्टेट बना दिया जाए, कुछ उसकी टेरिटरी अलग कर दिया जाए। देन सेकेंड, या फिर किसी स्टेट को दूसरे स्टेट से मर्ज करके एक नई 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 नया स्टेट बना दिया जाए, या फिर किसी टेरिटरी को दूसरे स्टेट से मिलाकर, या तो स्टेट हो गया। दूसरी बात है कि किसी स्टेट की जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, मतलब किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर दिया जाए। तीसरी पावर है किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज़ कर दिया जाए। फोर्थ पावर है कि स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर कर दिया जाए, कहीं से बढ़ा दिया जाए, कहीं से कम कर दिया जाए, है ना। लेकिन फिफ्थ पावर है कि किसी स्टेट का नाम बदल दिया जाए, है ना। ये जो पांचों पावर्स हैं जो आर्टिकल 3 में है, ये पार्लियामेंट को दी गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब इससे समझ में आता है हमें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कैसे बना है ना। इस आर्टिकल में 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि ऐसा कुछ करने के लिए, किसी स्टेट का कम करने के, ज़्यादा करने के लिए पहले तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। सेकेंड है कि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने के पहले जिस स्टेट का अल्टर किया जा रहा है, मतलब जिस स्टेट का बाउंड्री चेंज की जा रही है या फिर नाम बदला जा रहा है, फिर कुछ भी किया जा रहा है, उस स्टेट से पहले कंसल्ट कर लिया जाए कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। ऑल्दो कि ये प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है, जो भी स्टेट एडवाइस देती है उससे वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रावधान बना दिया गया है जो कि एक बाउंडेड नहीं है। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि हर बार जब भी ऐसा कुछ नया कानून लाने की बात हो तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर से फ्रेश रेफरेंस लिया ही जाए, ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 2 कहता है कि कन्वेंशनली ऐसा डेवलप कर दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेट से पूछा जाए, हर बार पूछा जाए। भले ही वो टाइम पीरियड में बनाकर दे रहे हैं, फिर भी उनसे पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है उस स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, या फिर उनका नाम चेंज कर सकता है, या फिर उनको डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है, या फिर दो स्टेट को मर्ज करके नया स्टेट, या फिर एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट्स बना सकता है, वो भी विदाउट इन स्टेट्स के कंसल्ट के बिना। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनियन है उसको डिस्ट्रक्ट कोई नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन स्टेट्स जो हैं उसको अलग किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। वाइल इन यूएसए इन दोनों को ही इनडिस्ट्रक्टिबल बनाया गया है, मतलब दोनों को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता यूएसए में है। इस आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जो रूल्स बनाए गए हैं आर्टिकल 2 एंड 3 में, इनके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में किया जाता है, कौन से आर्टिकल के अंदर किया जाता है। तो इस आर्टिकल 4 का मतलब क्या हो गया कि जो जो भी ये रूल्स बना रहे हैं, किसी टेरिटरी को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, आर्टिकल 2 एंड 3 में इनके लिए ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी से पास पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है। इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी या फिर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली सिंपल मेजोरिटी या फिर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इनको पास किया जा सकता है, ये प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, है ना। आर्टिकल 4 यही कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 एंड 3 आरंट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्हें अमेंडमेंट नहीं देखा अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, इन नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1969 में एक सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी कह दिया गया कि इसके लिए भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। इसमें ना तो कोई किसी टेरिटरी का सेसेशन हो रहा है या फिर कुछ दिया जा रहा है या फिर लिया जा रहा है। इसलिए 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी नॉर्मली एक एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर ही कहा जाएगा, इसके लिए भी किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक नॉर्मल बिल की तरह ही या फिर किसी एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर की तरह ही देखा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बेरोबरी यूनियन केस। देखिए ये बेरोबरी क्या है। बेरोबरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि अपने बंगाल में आती है और इसके बॉर्डर लगती है इससे बांग्लादेश से। लेकिन जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तब ये बात हुआ, ये वाली केस हो गया कि इंडिया ने इस टेरिटरी को पाकिस्तान को देने की बात कह दी थी। लेकिन इसके कारण बहुत पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है एरिया डिमिनिश करने की, जो आर्टिकल 3 में दी गई है, मतलब किसी स्टेट की एरिया को कम कर देने की जो पावर है, इसके अंदर इंडिया की जो टेरिटरी है उसको फॉरेन कंट्री को देना, ये पावर नहीं आती है। मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसे किसी फॉरेन कंट्री को दे देना, ये पावर आर्टिकल 3 में नहीं आती है पार्लियामेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा। और ऐसा करने के लिए, मतलब इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए फिर 9th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और ये जो बेरोबरी टेरिटरी है ये पाकिस्तान को दे दी गई। इसका मतलब यही है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसे फॉरेन कंट्री को देने के लिए एक अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, हमेशा एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। ये ना तो कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, ना ही कोई इंडिया के अंदर की बात है, मतलब इंडिया के स्टेट्स जो अंदर के अंदर स्टेट्स हैं उसकी बात है, ये जो दूसरे देश को देने की बात हो रही है। इसीलिए इसके लिए अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है और फिर इसीलिए 9th अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा और ये जो इंडिया की जो टेरिटरी है बेरोबरी उसको पाकिस्तान को दे दी गई। तो इस तरह से हमारे आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।